हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। अगर आप याद करोगे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ा दिया था, वहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनफैक्ट ये आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसमें एक अलग से टॉपिक भी था, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। और उससे पहले जब मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। उसमें हमने पढ़ा था जो भी खर्चा होता है वो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट अगर वो रेवेन्यू नेचर का होता है तो उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। और फिर उन एक्सपेंस को हम रेवेन्यू से लेस करते हैं तो हमें निकलता है प्रॉफिट। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करते हैं तो हम हमारा निकलता है प्रॉफिट। वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बोली थी कि मैंने दो तीन एग्जांपल्स दी थी कि मतलब एग्जांपल एक थी उसके बेस पे टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट हम मैंने दो तीन चीजें बोली थी कि कोई बोलेगा मेरा प्रॉफिट इतना है, कोई बोलेगा मेरा प्रॉफिट इतना है। तो मैंने क्या किया था, मैं वो एग्जांपल को यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ और माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद में आपको डेप्रिसिएशन पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहां पे एग्जांपल जो दी थी वो इस तरह से थी कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं और बिजनेस में जो मैं एसेट्स परचेज करता हूं वो एसेट्स में परचेज करता था। सपोज मैं प्लांट एंड मशीनरी लाता था 15 लाख का, मैं फर्नीचर लाता था 5 लाख का, और भी सपोज बिल्डिंग मैंने परचेज कर दी, बिल्डिंग मैंने 20 लाख की परचेज कर दी। तो ये टोटल मेरा होता है 20 और 15 हो गए 35 और 40 लाख का मैं मोटा मोटी खर्चा करता हूँ। और उसके बाद में परचेजेस करता हूँ और बाकी मेरी सैलरी है, वो सारे खर्चे हैं जो मुझे साल के खर्चे होते हैं सपोज 20 लाख के। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं सेल करता हूँ और मेरी सेल होती है सपोज 30 लाख की सेल होती है। ठीक है, या सपोज इन दिस केस 25 लाख की सेल होती है यहाँ पे। तो फिर मैं अगर बोलूंगा आपको कि आप मुझे बता दो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप बोलोगे सर 25 लाख की आपकी सेल होगी और उसमें से आपके खर्चे जो उस साल के हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो आपके हो गए वो 20 लाख हो गए, उनको माइनस लेस करो 20 लाख रुपए, तो आपका क्या हो गया सर, आपका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक तरीका आप ये बोलोगे। दूसरा बोलोगे नहीं नहीं, आपका खर्चा जो है ना सर, वो तो 20 लाख तो ये हो गया रेवेन्यू नेचर का, और आपका खर्चा जो आपने प्लांट एंड मशीनरी और उन सब पे लगा दिया 40 लाख, तो सर पहले साल तो आपका लॉस हो गया। कैसे, आप बोलोगे सर 20 लाख का ये खर्चा कर दिया और 40 लाख का हमने ये खर्चा दिया, टोटल खर्चा तो 60 लाख का हो गया। तो सर आपका तो 25 - 60, तो सर आपका एक तरीका है। कोई बंदा बोलेगा कि सर आपका प्रॉफिट हो गया 35 लाख का। दूसरा है कोई बंदा बोलेगा कि नहीं सर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपका लॉस हुआ है 35 लाख का। और फिर आता है तीसरा बंदा, वो बोलता है नहीं सर ये तो ठीक है, ये 20 लाख के खर्चे, ये 20 लाख के खर्चे तो इसी साल में हो गए हैं। सर हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। तो आपने बोला कि सर एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। वो बोलता है ये जो रेवेन्यू है, ये जो रेवेन्यू है ना सर, ये जो रेवेन्यू है, ये सेल और अगर कोई और रेवेन्यू है आपका, इसके लिए जितने भी खर्चे एट्रीब्यूटेबल है वो इस साल के इस रेवेन्यू से लेस होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि करेक्ट प्रॉफिट हमारा कितना है। तो सर उस हिसाब से ये 20 लाख का खर्चा मैचिंग मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से या तो इस सेल के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या उस पीरियड का खर्चा है जिस पीरियड में ये सेल हो गई है, तो सर ये उसी साल में खर्चा होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये 20 लाख का एक्सपेंस तो है ही है। सर ये जो आपने 40 लाख की मशीनरी परचेज कर दी थी, ये अगर आप एक एंगल से देखो तो ये भी तो आपका कॉस्ट था, ये भी तो आपका एक्सपेंडिचर था, ये भी तो आपका खर्चा हुआ था। तो इसको भी क्या हम पीएनएल में कभी नहीं लेंगे? द आंसर इज यस बेटा, हम इसको पीएनएल में लेंगे, हम इसको पीएनएल में लेंगे, बट लेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। हम बोलेंगे ये फिक्स्ड एसेट्स जो है दे हेल्प इन द रेवेन्यू जनरेशन। आप प्लांट एंड मशीनरी लाओगे, आप फैक्ट्री लगाओगे, उसमें आप जो मशीनें लगा रहे हो उनसे आप प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कर पा रहे हो। तो जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस फैक्ट्री का इन फैक्ट्री से फायदा हो रहा है ना, उस प्लांट एंड मशीनरी से फायदा होता है रेवेन्यू जनरेशन में। वो प्लांट एंड मशीनरी होता तो आप वो चीजें नहीं बना सकते, आप वो गुड्स नहीं बना सकते। ठीक है,
वो फैक्ट्री नहीं होती, वो आपका ऑफिस नहीं होता, तो आप नहीं कर पाते अपना बिजनेस। सर उनका रोल भी है इस रेवेन्यू जनरेशन में। तो इन खर्चों का जितना भी एट्रीब्यूटेबल होगा, सर वो भी तो जाना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कितना एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्लांट मशीनरी है, ये जो फर्नीचर है, इनका तो हमें जो 40 लाख का खर्चा हो गया, ये 40 लाख एक साल में तो नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे इस बिल्डिंग का हमारा यूज कितना आएगा, हम देखेंगे इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, इस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है, और फिर हर साल के हिसाब से देखेंगे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उस साल के रेवेन्यू में इसका कितना रोल है। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों यहाँ पे, कि मैचिंग कंसेप्ट से हिसाब से यहाँ पे जितना भी इनका यूजफुल लाइफ है उतने हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकी जो कॉस्ट है, ये जो 40 लाख है, या इंडिविजुअली बोलो इस एसेट की 20 लाख, इस एसेट की 15 लाख, इस एसेट की जो 5 लाख कॉस्ट है, सर इनको हम एट्रीब्यूट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, हर साल के रेवेन्यू के साथ एट्रीब्यूट करेंगे। उस एट्रीब्यूशन को, उस एलोकेशन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। the allocation the allocation of the cost of an asset or the useful life of the asset for the periods जो भी वो प्रॉफिट होगा is known as depreciation। एक डेप्रिसिएशन इसकी ये होगी कि हम एलोकेट करेंगे इस एक्सपेंस को और द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एसेट फॉर दोज पीरियड्स, ताकि फिर उनको फिर बोलेंगे नहीं नहीं, सपोज मैं सबका बोलता हूं इन सब एसेट्स की मेरी 10 साल लाइफ है, तो मैं बोलूंगा और इक्वल बेनिफिट्स आ रहे हैं, इक्वल बेनिफिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है, मैं सपोज बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, इन एसेट्स का रेवेन्यू में कितना फायदा हो रहा है, जिस लेवल में इसका फायदा हो रहा है उसी लेवल में तो एक्सपेंस जाने चाहिए। ये मैचिंग कंसेप्ट का दूसरा फंडा है। एक मैचिंग कंसेप्ट होता है कि रेवेन्यूज के लिए जितना भी एक्सपेंस लगा है वो जाना चाहिए। दूसरा इससे क्या मतलब निकलता है, जिस प्रोपोर्शन में इनका फायदा है रेवेन्यूज को कमाने में, रेवेन्यूज को अर्न करने में, उसी प्रोपोर्शन में भी खर्चे भी जाने चाहिए। तो वर्ड आया यहाँ पे सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या आया? सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब ये जो 40 लाख है हम इसको प्रोपोर्शनेट करके डालेंगे। सपोज हम बोलेंगे इनका 10 साल है और इनका फायदा भी बराबर है। मैं अभी दिखाता हूं एक और एग्जांपल से। यहाँ पे बोलो कि एसेट्स का फायदा, इन सब एसेट्स का फायदा बराबर है, जितना एक साल फायदा दे रहे उतना दूसरे साल फायदा दे रहे। तो सर इनको हम एलोकेट करेंगे 10 साल में, तो 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4 लाख। सर 4 लाख का खर्चा हर साल डेप्रिसिएशन जाएगा। तो फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 5 लाख था, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे लेस 4 लाख, तो हम बोलेंगे हमने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया। क्योंकि ये 40 लाख का खर्चा आज ही नहीं जाना चाहिए, ये 40 लाख का खर्चा लास्ट में ही नहीं जाना चाहिए जब ये एसेट खत्म हो जाएगा, सिस्टमैटिकली जाना चाहिए। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा इसमें हम यही सीखेंगे कि क्या होता है ये डेप्रिसिएशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके क्या इंट्रिकेसीज रहती है वो सारा करेंगे, क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, अब क्या है ना प्रॉब्लम की कितना किस तरीके से एलोकेट करेंगे, क्या मेथड्स होते हैं, तो वो हम सीखेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक में और कुछ चीजें हैं आपकी, हालांकि वो डेप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन है, उन कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे। और कुछ और एडवांस चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। जैसे अभी मैं फिक्स्ड एसेट आपको बोलता हूं तो मैं आपको कुछ नई टर्म से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, अब आपको और चीजें सीखनी है, तो वो चीजें भी मैंने आपको बतानी है। और फिर डेप्रिसिएशन में एक नया कंसेप्ट आया है कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। वो सब कुछ हम इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा माहौल बना दिया कि क्या है ये डेप्रिसिएशन। जो आपका वो डाउट था कि सर जो हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने तो बोला कि एक्सपेंसेस को तो आप पीएनएल में लोगो कि इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी तो खर्चा है ना सर। ये बच्चे क्योरी पूछते हैं सर ये भी तो खर्चा है, या ये अपने जहन में होता है। बहुत अच्छे डाउट है ये, सर ये भी तो खर्चा है, ये भी तो पीएनएल में जाना चाहिए। सर हमारा फील आ रहा है कि ये पीएनएल में जाना चाहिए। और बेटा बिल्कुल ठीक है, हाँ फील आ रहा है तो करना है, ये करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर फील आ रहा है ना, इट मींस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अकाउंटिंग सीख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डाउट आना। बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा, मैं खुश हो जाता जब बच्चे ऐसे डाउट पूछते हैं। इट मींस आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप समझ पा रहे हो इस चीज को। तो आज वो डाउट आपका दूर हो जाएगा कि किस तरीके से जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट मानते थे उसको पीएनएल में नहीं लेते थे, किस तरीके से हम उसको पीएनएल में ले जाएंगे। बट एक ही साल में नहीं ले जाएंगे, एक ही साल में ले जाएंगे तो आपका क्या होगा,
आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट पिट जाएंगे, आपका मैचिंग कंसेप्ट पिट जाएगा। समझाई बात? तो तो हमने क्या करना है, सिस्टमेटिकली एलोकेट करना है इन 40 लाख को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट करना एसेट को। अब मैं यहाँ पे जरा ना एक डेफिनेशन लेता हूँ डेप्रिसिएशन का, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा मजे का कंसेप्ट आपको बोलूंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दो चीजें मैं बताता हूँ, एक मैं आपको ना कहानी बोलता हूँ छोटी सी, ठीक है, और मैं आपको डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है। क्यों ये डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है? एक तो ये चीज मैंने आपको लॉजिकली बता दी कि सर इनका 40 लाख का खर्चा भी एट्रीब्यूट होना चाहिए पीएनएल में, और क्योंकि यूज हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इससे दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एज्यूम करो मेरे पास क्या है, मैंने ट्रक खरीदा है, ठीक है, या ट्रक थोड़ा बाद में को, मुझे जो आपका एग्जांपल, मैंने ऑटो खरीदा, ठीक है। अब मैं ऑटो चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऑटो लाया, सपोज 2 लाख का मैं ऑटो लाया हूँ, ठीक है। आई विल यूज ब्लैक पेन आउट हियर, और मैंने 2 लाख का ऑटो लाया, ठीक है दोस्तों। हाँ, दिस इज माय प्लांट एंड मशीनरी, बोलो जो भी बोलो, क्योंकि इसी से मैं कमाऊंगा। तो मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं कमाता हूँ हर दिन, मैं हर दिन कमाता हूँ 500 रुपया। खुश? मैं करता हूँ काम, शाम को जाता हूँ, जो कश्मीरी है वो अच्छे से समझ आता हूँ, तो मैं शाम को जाता हूँ तो बुशेस खावा तुझ, तो मैं बारबेक्यू खाता हूँ। आज काम अच्छा हो गया, 200 रुपए के मैंने बारबेक्यू खा लिया, ठीक है। बचा कितना पीछे? 300 रुपया, वो घर वर पे यूज कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, काम चला रहा है, और क्या हो गया, ये 5 साल का चक्कर, मैं बड़ा खुश हूँ। बीच में आर्टिकल भी टूट गया, हड़ताल हो गया, फिर कोविड हो गया, हड़ताल हो गया। बट आपको लगता है ना, ऑटो का जो मतलब यूजफुल लाइफ है वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ऑटो को चलाओगे फिर वो पुराना हो जाएगा। तो एक स्टेज आ जाएगा, सपोज 5 ईयर के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या 10 साल बोलो या 5 साल बोलो, मुझे न्यू ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एसेट ऑटो है, ये है डेप्रिसिएबल एसेट। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टर्म सिखा दी, डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। इसकी डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? कम हो जाना, डिक्लाइन इन द वैल्यू। डेप्रिशिएट का आप इसको बोलोगे सर ये तो ठीक है एलोकेशन, इसको डेप्रिशिएट क्यों वर्ड क्यों बोला, डेप्रिशिएट क्यों? डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू। तो उस एसेट की वैल्यू भी डिक्लाइन होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, जितना उसका वैल्यू कम होता है, और उसको हम कहा लेते हैं पीएनएल में लेते हैं, और मैचिंग कंसेप्ट को याद में रखते हैं कि एसेट का इतना वैल्यू कम हो गया तो इसको हम पीएनएल में लेते हैं, ताकि एलोकेट भी हो जाएगा। और हम बोलेंगे मैंने नया ऑटो लाया, मैंने 2 लाख का ऑटो लाया, तो पहले साल ये ज्यादा चलाया, जितना भी होगा, तो पहले साल के लिए मैं अगर सपोज 5 इयर्स लाइफ है, तो पहले साल को मैं 50,000 रुपया सब कुछ भी, या 40,000 बोलूंगा, 40,000 रुपया मैं डेप्रिसिएशन मानूंगा, ठीक है ना। इस तरह का आपका मोटा मोटा थिंकिंग रहेगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू कम होगी। अगर आज 2 लाख था, अगले साल की इसकी वैल्यू 1,60,000 ही रहेगी, तो वो 40,000 बोल सकते हो। आउट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख रुपए, 40,000 इज द एक्सपेंस जो आप पीएनएल में जाना चाहिए, तो उसको आप एलोकेट करते हो पीएनएल में, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं शाम को पार्टी वार्टी करता हूँ दोस्तों के साथ, वाला आज गई मैं तरफ तुझी पार्टी आज मिलो काम दो असल, ये मैंने कश्मीरी में बोला। जो कश्मीरी बच्चे, अभी जो मेरा करंटली बैच चलता है, वो तो कश्मीरी बच्चे ज्यादा सुनते हैं फाउंडेशन का, तो उनको थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा बीच में जब मैं कश्मीरी बोलता हूँ। तो ये जाता है पार्टी करता है, और 5 साल बाद इसके पास कुछ बचा नहीं होता है, इसके पास 5 साल बाद कुछ बचा नहीं होता है। अगर इसने ऐसा काम किया होता, ये ऐसा काम किया होता है, 200 की जगह अगर 50 रुपए खुद पे खर्च करता, वो 150 सेव करता हर दिन, और इसको बैंक अकाउंट में डालता। तो अगर ये समझता था 500 का प्रॉफिट है, अगर बोलता नहीं 500 का प्रॉफिट नहीं है, 150 मेरा एसेट का वैल्यू भी तो यूज हो रहा है ना, वो एसेट भी तो, ये उसको नहीं समझ पा रहा है कि मेरा ऑटो भी तो डिप्लीट हो गया है। ये बोलता है मोटा मोटे हिसाब, मैंने 800 रुपया कमाया, 300 का पेट्रोल डाला, 500 रुपया मुझे बच गए, 500 रुपया मेरा फायदा हो गया।
बट अगर इसने अकाउंटेंसी पढ़ी होती तो इसके दिमाग में आया होता नहीं मैंने 500 नहीं कमाया, मेरा ऑटो भी तो यूज हो गया ना, तो ऑटो की डेप्रिसिएशन तो 150 होगी, तो 150 अगर ये घर नहीं लेता, उसको सेपरेट रखता, बोलता कि नहीं मैंने 350 ही बच गए, और 150 जितना भी सेविंग होके बैंक में रख लेता, तो 5 साल बाद क्या होता, इसके पास इतने पैसे होते होते कि ये तब सपोज ऑटो 2.5 लाख का होता तो ये नया ऑटो खरीद सकता था। तो डेप्रिसिएशन लगाने का दूसरा फायदा, पहला इंपॉर्टेंट फायदा ये चीज कि मैचिंग कंसेप्ट की, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो रेवेन्यू है उसके लिए तो ये लग गया ना, जो इसने रेवेन्यू कमाया पूरे साल के लिए, तो ऑटो की कॉस्ट जितनी एलोकेट हो जाएगी उस साल के लिए, तो वो उस साल के पीएनएल में जाना चाहिए ना मेरे दोस्तों। हाँ सर जाना चाहिए, एक वो चीज। दूसरा ये चीज आप डेप्रिशिएट करोगे ना, तो आप डेप्रिसिएशन का जब एक्सपेंस डालते हो, मैं अभी अकाउंटिंग एंट्री दिखाता हूं, तो आप डेप्रिसिएशन की जब अकाउंटिंग एंट्री करते हो आप, तो उससे क्या होता है, आप अपने प्रॉफिट्स को कम कर रहे हो। आप जब आप अपने प्रॉफिट्स को कम कर रहे हो, तो आपका नॉन कैश प्रॉफिट ज्यादा होता है, सॉरी आपका नॉन कैश प्रॉफिट कम होता है और कैश प्रॉफिट ज्यादा होता है। मतलब अगर आप बोलोगे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे मैं ऑटो वाले की बात कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, मेरे पास 10 ऑटो है, ठीक है, उन सब का मिलाकर जितना भी डेप्रिसिएशन बनेगा, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैंने जो पहले प्रॉफिट कमाया था, मतलब मोटा मोटी जो मैं हिसाब करता था, ऑटोज का रेवेन्यू मेरा इतना हो गया था, उसमें से पेट्रोल का खर्चा लेस हो गया था, जो ड्राइवर रखे थे उनका खर्चा लेस हो गया था, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचा था, वो सपोज बचा था मेरे पास 5 लाख रुपया मेरे दोस्तों। अब मेरे पास अब 5 ऑटो है, तो मेरा बचा है 5 लाख रुपया, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, इसमें लेस करूंगा, जो डेप्रिसिएशन है उन 5 ऑटो के, सपोज मैं बोलूंगा उनकी डेप्रिसिएशन आ रही है मेरी 2 लाख रुपया, तो मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, तो मैं बोलूंगा मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है वो खाली कितना है मेरे दोस्तों, 3 लाख रुपया। समझ आया? हाँ सर समझ आया कि मेरा प्रॉफिट कितना है, खाली 3 लाख रुपया है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा इस 3 लाख को बोलता हूं कि ये ओनर ले सकता है घर, ऐसा यही तो फंडा निकलता है प्रॉपर्टी में, ये 3 लाख रुपया में ओनर की कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और फिर मैं बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूं, यहाँ पे मेरी कैपिटल थी ओपनिंग, उसको मैं प्लस प्रॉफिट करता हूं 3 लाख रुपया। बट क्या आप मुझे बोल सकते हो मेरे कैश प्रॉफिट कितने थे? सर अगर कुछ नहीं तो मेरे कैश प्रॉफिट तो 5 लाख थे। मेरा कैश प्रॉफिट कितना था, यहां से एसेट्स कितने जनरेट हुए थे, 5 लाख, बट मैंने क्या किया, मेरे पास जो ऑटोज थे, ऑटोज सपोज मेरे पास 10 लाख के थे, मैंने उनकी 2 लाख से लेस डेप्रिसिएशन 2 लाख लेस करके 8 लाख की दिखा दिए। ये एसेट्स 10 लाख के थे, मैंने बोला वैल्यू कम हो गई 2 लाख की, बट मैंने जो कैश प्रॉफिट कमाया, मैंने अगर ये प्रॉफिट दिखा रहा है, दिस इज नॉन कैश प्रॉफिट, अगर मेरे पास नॉन कैश प्रॉफिट 3 लाख है, बट कैश कितना आया था मेरे पास मेरे दोस्तों, कैश मेरे पास 5 लाख आया था नहीं आया था, हाँ सर आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, बट आपने क्या किया, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके आपने बोला कि आपका नॉन कैश प्रॉफिट जो है, आपका नॉन कैश प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3 लाख है, और कैश प्रॉफिट जो आपका है वो कितना है, 5 लाख रुपया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका बिजनेस में कैश रिटेन हो गया, ओनर को ये फील आ गया, प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा फील नहीं आ रहा, बट कंपनी पे लेवल लेवल पे देखो ना, तो 20-3 लाख जो है, इससे आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। जब आपने अपने वो वाले प्रॉफिट्स कम कर दिए, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कम कर दिए, तो वो कैश कहीं ना कहीं जो एक्सेस कैश 2 लाख था, वो बिजनेस में ही रहा, वो बिजनेस में ही रहा, और आप इसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, और 5 साल बाद आपके बिजनेस में उतना पैसा रहेगा कि आप नए एसेट को खरीद सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज डेप्रिसिएशन का ये है कि ये आपके जो कैश प्रॉफिट्स है वो बिजनेस में रिटेन होते हैं, और उससे आप कल को नया एसेट खरीद सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हर दिन पार्टियां करोगे और सारा पैसा ओनर ले जाएगा, लास्ट में बिजनेस को इस पोजीशन में नहीं रहेगी, वो उस एसेट को रिप्लेनिश करे, जब उस एसेट को लाना पड़ेगा वापस, तब उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो दूसरा एडवांटेज हमारा ये होता है, ठीक है। अब एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेप्रिसिएशन को लेके, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या करना है, ये जो 40 लाख का खर्चा है, इसको एलोकेट करता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो पीएनएल में डालना है मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये डेप्रिसिएशन कैसे लगा दे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स है, डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 मेथड्स बोलता हूँ पहले डेप्रिसिएशन के, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। तो पहले अभी मैं बेस ही बना रहा हूँ आपको, मैं 2 मेथड लेता हूँ मोटा मोटी जो डेप्रिसिएशन के फॉलो किए जाते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है, ये मैं इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल रहा हूं ना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे कि सर ने हमें आज ही क्यों बोला ये, बट मैं बोलना जरूरी समझता हूं, अपने बच्चों को जो भी पढ़ाता हूं मैं जरूरी समझता हूं कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको ये दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। मैं ना आपको सवाल पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेशन, ऊपर के सर थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा वो बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, तो आप कमेंट में डाल देना उसके जवाब को, जवाब सुन रहे होगे, ठीक है, मैं देख लूंगा कि
आप इसका जवाब दे पाते नहीं हो। ठीक है, एक मेथड है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा है डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, इसको दूसरा नाम है रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि अगर ये 40 लाख है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ बिल्डिंग का और मैं कार का, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, बिल्डिंग और कार। बिल्डिंग मैंने लाई है 10 लाख की और कार लाई है 5 लाख की, टोटल कितना हुआ 15 लाख का। और फिर मैं दूसरी चीज बोलता हूं कि मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग जो है मेरी ये 10 साल चलेगी और ये जो कार जो है मेरी ये 5 साल चलेगी। ये मेरी बेसिक एजम्पशंस है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि आपको जो डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन से करो, मतलब जितना पहले साल करोगे उतना दूसरे साल करो, उतना तीसरे साल करो, उतना चौथे साल करो, उतना पांचवें साल करो। तो ये अगर 5 साल हो गए मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5, ठीक है, और आगे और 5 साल, तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या बोलेंगे, जितना एक साल डेप्रिसिएशन होगा उतना बाकी सालों में भी हो जाएगा। तो स्ट्रेट अगर मैं बिल्डिंग का बोलूंगा, अगर मैं बिल्डिंग का बोलूंगा तो 10 लाख है, आप बोलोगे मुझे 10 लाख वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एसेट है, और 10 साल में एलोकेट करना है, यही है ना, 10 साल है, 10 साल में एलोकेट करना है, यही हो गया डेप्रिशिएट करना है। ऐसे ही करूंगा एलोकेट, तो अब बोलूंगा कि हर साल 1-1 लाख रुपया, हर साल 1-1 लाख रुपया, तो सर यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख। और कार का भी अगर मैं इसी तरह से एसएलएम बोलूंगा, मैं बोलूंगा 5 साल है, 5/5, तो हर साल कार का भी 1 लाख, 2 लाख रुपया। और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है। यहाँ पे मैंने बोला 10 लाख है, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 1 लाख पर एनम। बट रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एसएलएम में कैसे होता है, ये डेप्रिसिएशन कैसे लगता है। Y0 पे आपने कितने में परचेज कर दिया, 10 लाख पे, लेस डेप्रिसिएशन ईयर 1 1 लाख, बचा 9 लाख, फिर बचा लेस डेप्रिसिएशन ईयर 2 1 लाख, फिर बचा 8 लाख। थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको दिख जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन Y3 1 लाख। तो यहां पर देखा हर साल एक ही डेप्रिसिएशन लगता है, स्ट्रेट लाइन पे लगता है, इसको बोलते हैं एसएलएम। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, डब्ल्यूडी में परसेंटेज होती है। सपोज 10 लाख था और आपने बोला डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10%, 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तब क्या होगा, पहले साल लगेगा 10 लाख का 10%, कितना हुआ 1 लाख। दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10% किस पे, 9 पे, तो 0.9 लगेगा, बचा कितना 8.1। तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 8.1 का 0.8, बचा कितना पीछे 7.2। तो डब्ल्यूडीवी में क्या है, डब्ल्यूडीवी में परसेंटेज हम बोलते हैं कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो परसेंटेज होता है रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है, ये होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, एसेट की रिटर्न डाउन। आप बोलोगे एसेट की बुक वैल्यू, एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन, इट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दैट एसेट। तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगती है। तो यहाँ पे देखा डब्ल्यूडीवी से एक डेप्रिसिएशन लगती है और एसएलएम से दूसरी डेप्रिसिएशन लगती है ना, ये आपको समझ आया। जैसे इधर डब्ल्यूडीवी पे लगेगा पहले साल 1 लगेगा, दूसरा 0.9 लगेगा, फिर 0.8 लगेगा, इस तरह से डेप्रिसिएशन लगेगी। और कार में भी वही लगेगा, सपोज 1 लगेगा, 0.9 लगेगा, 0.8 लगेगा, 0.72 लगेगा, इस तरह से डेप्रिसिएशन लगेगी। अब आप मुझे बोलोगे, अब आपके पास एक डाउट आ गया, अब मुझे बता दो कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा देंगे या डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगा ले। तुम सोचो और मुझे बता दो कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगेगा कि डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैं देखूंगा आप में से कौन सही बोलेगा कि कार पे, मैंने सवाल जो पूछा बिल्डिंग पे कैसी डेप्रिसिएशन लगेगी और कार पे कैसी डेप्रिसिएशन लगेगी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे बता दो कि किस तरह से डेप्रिसिएशन लगेगी। आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया, ये हमें सीखना है इस पेपर में, इस लेक्चर में हमें यही चीज सीखना है कि ये जो आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस मेथड से लगाएंगे या इस मेथड से लगाएंगे या किसी और मेथड से लगाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ इन दो मेथड से मुझे बता दो बिल्डिंग पे किस तरह से एलोकेट करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ और कार पे कैसे करेंगे। थोड़ा सोच के आप बता दो मुझे मेरे दोस्तों, ये चीज ये चीज आप लोग सीखनी है एज एन अकाउंटेंट। आपको ये चीज करनी आएगी तो तभी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तभी तो आप पक्के अकाउंटेंट बनोगे। तो ये चीज आपने सीखनी है। अब मुझे बता दो जल्दी कि किस तरह से इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों।
नहीं पता चल रहा है? चलो मैं आपको डेप्रिसिएशन की, लेट द सस्पेंस बी देयर इन योर माइंड्स, मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, ठीक है? मैंने जूम कर दिया इसको। बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल 2, क्योंकि शेड्यूल 2 में भी डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए होते हैं कंपनीज एक्ट में, हमने आपको बता दिया कंपनीज को रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट, तो उन्होंने शेड्यूल 3 में डेप्रिसिएशन की रेट्स दी है कि कंपनीज को किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाना है, ताकि कंपनीज को गवर्न करता है एमसीए, वहां पे लोगों का पैसा लगा होता है, वो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन ना लगाए, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से लगाओगे ना तो आपके प्रॉफिट हिल सकते हैं। मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाऊंगा कम दिखाऊंगा तो हिल जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कंपनी लेवल पे क्या होता है, कंपनीज एक्ट डिटरमाइन करता है। तो वही उसने डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन भी बोला, जरा डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिसिएशन इज द systematic, depreciation is the systematic allocation, अभी तो मैंने एलोकेशन बोला था, ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट। तो अगर कोई एसेट है, उसका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको आपने एलोकेट करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक, व्हाट इज सिस्टमैटिक? एक पर्टिकुलर मैनर में एलोकेट करना है, ऐसा नहीं कि हैफजर्ड मैनर में कुछ भी एलोकेट करो। 40 लाख है तो इस साल 10 लाख डालते हैं, इस साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, और इस साल लॉकडाउन हुआ, इस साल कुछ भी नहीं डालते डेप्रिसिएशन। दिस इज unscientific and unsystematic. You don't need to do like this. You have to do the depreciation in a systematic manner. You have to allocate the expenditure of the asset in a systematic manner. तो जब आप बोलते ऐसा लगा कि वैसा नहीं, कि देयर हैज टू बी सम रूल्स, इट हैज टू बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देयर हैज टू बी अ लॉजिक ओवर द एलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, सिस्टमैटिक allocation of the depreciable amount. Now what needs to be depreciation is the depreciable amount, तो हमने सीखना पड़ेगा। तो हमने यहां से क्रक्स निकाला कि सर हमारी क्यूरियोसिटी हो रही है, हमारा ये डाउट दूर करो सर, हमारा ये डाउट दूर करो। क्या सर, सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या होता है? सर हमें ये जानना है कि सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है, और सर हमें ये जानना है डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है। वेरी गुड सर, हमें ये जानना है यूजफुल लाइफ क्या है। वेरी गुड। जरा डेफिनेशन को और आगे पढ़ते हैं, कोई चीज यहां ही मत निकलती है और मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की माशाल्लाह इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। तो बोलता है कंपनीज एक्ट, द डेप्रिशिएबल अमाउंट, द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, जो हमने एसेट परचेज कर दिया, तो समझ आया डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? एसेट पे ही लगेगी, क्योंकि उसको आपने कैपिटलाइज कर दिया था। अब इसकी बारी आ गई है इसको पीएनएल में लेने आए। तो इससे मुझे वो कश्मीरी गाना याद आया जो बोलते हैं, डाजा मारे कोतरो आजा वसे वर, तो काइंड ऑफ वही हुआ। अभी तक ये कैपिटलाइज हो गया था, आज ये पीएनएल में पकड़ा जाएगा। पूरा साल तो ये मजे करता रहा, ये तो पीएनएल में गया नहीं, ये तो एक्सपेंस गया नहीं, अब इसको पकड़ेंगे, बोलेंगे आज वसी से वर। तो किसको करेंगे डेप्रिशिएट? द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट is the cost of an asset, is the cost of an asset, or the other amount substituted for the cost, और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉस्ट। तो मतलब जितने में आपने इसको परचेज कर दिया था वो, या अगर आपने थ्रू ट्रांसफर कर दिया तो जितने में इसको ट्रांसफर कर दिया था वो, लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। तो इट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर आप इस चीज को छोड़ोगे, और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉस्ट, मतलब अगर आपने एसेट को खुद बना दिया होता, ठीक है, तब आपकी कुछ वैल्यू और आती। तो बेसिक बेसिक याद रखो, जो आपने अभी एसेट्स को परचेज किया था उन तीन को, तो उनकी कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू सर, एक और चीज हमें समझना है, हमें सीखना है रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है। और द यूजफुल लाइफ तो समझ आया, डेप्रिशिएबल अमाउंट समझ आया? हाँ सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और
द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, कि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, ये कितनी देर तक चलेगा, is the period. The useful life is a period over which an expected to be available, over which an asset is expected to be available for use by an entity, or the number of production or similar units expected to be obtained from an asset of the asset by the entity. तो बोलता है जो यूजफुल लाइफ है ये वो साल है जितने साल के लिए एंटिटी इसको यूज कर सकती है, अगर ये सालों के हिसाब से एसेट है। और अगर इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ है, जैसे मैंने मशीनरी लाई जो दिन में 200 केजी प्रोसेस कर सकता है किसी चीज को, तो कितने ओवरऑल बोलते हैं कि इतने सपोज 5 लाख केजी प्रोसेस कर सकता है, फिर ये मशीन खराब हो जाएगी, फिर नहीं चलेगी। होता है ना यूजफुल लाइफ होता है किसी चीज का, तो ये इतने आवर चल सकता है, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी बन गई, ओवर नंबर ऑफ आवर्स। तो उसकी जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसकी यूजफुल आवर्स लाइफ किस में हो जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स में हो जाएगी। किसी की नंबर ऑफ यूनिट्स में हो जाएगी, यूनिट्स है, आवर्स है, या जो भी है वो उसकी यूजफुल लाइफ बनेगी। तो हमें समझ आया यूजफुल लाइफ। जैसे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग में बोला था 10 साल और कार में बोला था 5 साल। तो ये कैसे होता है, ये मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाती है कि जब इस एसेट को लाती है तो ये कितने साल तक चलेगी। ठीक है, डेप्रिसिएबल अमाउंट मैंने बोल दिया कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूं, रेजिडुअल वैल्यू मैंने बोला क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। तो मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं कार का। मैंने एक कार लाई 5 लाख की, ठीक है, मैंने कार लाई 5 लाख की। अब मैं बोलूंगा कॉस्ट इज 5 लाख, मुझे इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं बोलूंगा कॉस्ट मेरा 5 लाख है, ठीक है, मेरी कॉस्ट 5 लाख है, और इसकी यूजफुल लाइफ, गाड़ी कितने साल चलेगी, मैं बोलता हूं गाड़ी 5 ईयर चलेगी। और इसका तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि 5 साल बाद जब ये गाड़ी मेरी काम की आएगी, नहीं आएगी, और मैं अगर इसको मार्केट में भेजूंगा मुझे कितने में आएगा, द रेजिडुअल वैल्यू, जो बची कुछ वैल्यू होगी। तब अगर कुछ नहीं होगा तो मैं इसको कबाड़ी को दे सकता हूं। तो कबाड़ी दी शस्त्र पूछ, तो कबाड़ी जो इसका बचा हुआ मतलब होगा, सरिया वरिया मतलब जो भी इसमें आयरन लगा होगा, तो उसका वैल्यू तो देगा कुछ ना कुछ, अगर ये पूरी कंडम हुई होगी। या 5 साल बाद थोड़ी सी इस कंडीशन में होगी कि बट मैं नहीं चला सकता, कोई और तो चला सकता है, तो इसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी। सपोज ये डिसाइड होगा कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपया, 5 साल बाद ये 1 लाख में बिकेगी स्क्रैप वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो किस तरह के आएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, सर डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो वो आएगा 5 लाख माइनस 1 लाख। तो सर 4 लाख को डेप्रिशिएट करना है। एसेट आपने 5 लाख की लाई और आपको डेप्रिशिएट करना है 4 लाख, और 4 लाख को कितने सालों में करना है, 5 सालों में करना है। यहां तक आपका समझ आया, हाँ सर बिल्कुल समझ आया। बट सर हमें एक कंफ्यूजन है, ये सिस्टमेटिकली एलोकेट कैसे करेंगे। क्या हम 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो एक ऑप्शन आता है हम 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 80,000 पर साल करेंगे, या 4 में कुछ फॉर्मूला लगाएंगे 15% का 20% का डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हर साल पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, अगले साल कम, अगले साल कम, उस अगले साल उससे भी कम, जिसको सिस्टमेटिक। बाकी हमें समझ आया कि 4 लाख को ही डेप्रिशिएट करना है। आप बोलोगे कि सर 4 लाख को डेप्रिशिएट क्यों करना है, 1 लाख को क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो 1 लाख तो आपका खर्चा है ही नहीं, क्योंकि 5वें साल आपको वो 1 लाख रुपया वापस मिलेगा। तो पहले गया था, बाद में नहीं, बाद में वापस मिलेगा। हाँ प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर होता है, उसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर लेता हूँ। तो बाद में वो मिल रहा है 1 लाख, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट तो 4 लाख की है, तो 4 लाख को ही आप डेप्रिशिएट करोगे, वो 1 लाख का खर्चा तो हुआ ही नहीं। तो वो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। वो हम आगे करेंगे, सपोज फिर स्क्रैप वैल्यू उतनी नहीं आई या यूजफुल लाइफ कम होगी, वो हम आगे ठीक है करें। बट अभी हम रैशनली विद बेस्ट एस्टिमेट्स हम ये चीज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रह रही है कि सर हमें एक चीज समझ नहीं आया, ये सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है। बाकी हम सब कुछ समझ आया, और यहाँ पे आपको ये भी समझ आया कि डेप्रिसिएशन किसकी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन सिर्फ किसकी हो जाएगी, जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिसिएशन किसकी हो जाएगी, खाली जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का दूसरा मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू। वो तो ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट इज यूजफुल लाइफ।
That's one of the definition. And the definition is that depreciation is nothing but the reduction in the value of the asset. अगर मैंने इस मोबाइल को लाया 50,000 का, तो अगर मैं इसको एसेट दिखा रहा हूँ 50,000, तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कम होकर 30,000 हो रही है, तो 20,000 इज द डेप्रिसिएशन ना. तो it is the decline in the value of the asset, and this decline happens because of many reasons. The most are the three: either due to the use करने से इसका वैल्यू कम होता है, या ड्यू टू वेयर एंड टियर, मतलब यूज वेयर एंड टियर, या ड्यू टू एफ्लेक्शन ऑफ टाइम. अगर आप नहीं करोगे, अगर मैंने ये आईफोन 7 लाया और मैं इसको जो ही लाया उतना डब्बे में रखा और कुछ भी नहीं करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि यूज करने के बगैर भी इसका वैल्यू कम हो जाएगा? यस सर. क्यों? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाएगा. आईफोन 8 आया, आईफोन 9 आया, आईफोन 10 आया, आईफोन XR आया, फिर आईफोन 12 आया, और मैं उसी 7 पर हूं. ठीक है, तो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपका यूज भी नहीं है तब भी इसकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको अपनी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. तो डेप्रिशिएशन सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट की होती है. तो उसका उल्टा क्या होगा? एप्रिशिएबल एसेट. अगर कोई एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, तो उसको डेप्रिशिएशन नहीं करेंगे. एग्जांपल, लैंड. लैंड को हम डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग को करते हैं डेप्रिसिएशन, बट अगर आपने लैंड खरीदिया, आप लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हो, बिकॉज लैंड की वैल्यू नॉर्मली कम नहीं होती. रियरेस्ट ऑफ द रियर केस में कभी हो सकता है आप बोलोगे कि सर आपने वहां पे लैंड ली थी, वहां पे अब जंग हो गई, वहां पे अब नहीं होता है, तो उसमें एक अलग कंसेप्ट लगता है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट. AS28 लगता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बोला था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, उनका अकाउंट स्टैंडर्ड बोलता है कि जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वहां पे वो बताते हैं कि ये रास्ते हैं, इस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए. तो वो बोलता है एक इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, वो बाकियों को भी लगता है, और वहां पे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट लग सकता है. अदरवाइज डेप्रिसिएशन लैंड पे नॉर्मली नहीं लगता, क्योंकि लैंड मतलब लैंड है, उस पे जो भी करो तुम लैंड ही है ना. तुम कुछ भी बना दो बिल्डिंग, लास्ट में स्ट्रक्चर को खत्म करो, तो वो लैंड उधर ही रहेगी ना. तो उसकी वेयर एंड टियर कुछ भी नहीं, उसको यूज करने से थोड़ी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. नहीं, कुछ और रीजंस होते हैं, एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी उस स्टेट में, उस जगह में, तब हो सकता है कि वहां की लैंड गिरेगी, जो फिर भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. बट अगर होगा तो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट ट्रिगर हो जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा उसमें. ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट लगेगा. तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा. मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बोला, तो आप बने रहो, उसका दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कवर कर देना है. मैं आपको बता दूंगा कौन सा एएस लगता है डेप्रिसिएशन पे, वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, वो कल के लेक्चर में. पर यहाँ पे मैंने आज आपको खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलना है, जिसका नाम है सिस्टमैटिक एलोकेशन. ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था ना मेरे दोस्तों, उसी पे मैं आपको क्वेश्चन ले जाऊंगा. कहाँ गया वो? हाँ, ये जो मैंने बिल्डिंग पे और कार पे डेप्रिसिएशन की बात की थी, और मैंने बोला था तुम्हें कि एसएलएम लगा लेंगे, कि डब्ल्यूडीवी लगाएंगे, आपको याद आया कि सर सिस्टमैटिक के एलोकेट करना है. जो भी सिस्टमैटिक के मतलब जो बेस्ट होगा साइंटिफिक मेथड में, हम मैनर में हमें डेप्रिसिएशन लगानी है. डेप्रिसिएशन क्या होगा मेरे दोस्तों? सर डेप्रिसिएशन से ये होगा कि हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे जो हम डेप्रिसिएशन लेंगे. So depreciation is basically, you say it is an expense which you will take in the profit and loss account. Okay? तो आपने क्या दिमाग में रखना है कि वो जो रेवेन्यूज आए हैं उस साल में, मैं अगर 2 साल लूंगा यहाँ पे, या ये 5 साल लेता हूं, इन 5 साल के रेवेन्यूज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, प्लीज अपना दिमाग खोल के रखो जो मैं लाइन यहाँ पे बोलने जा रहा हूं. इन 5 साल के प्रॉफिट्स में, इन 5 साल के प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में, जो जो क्या बोलेंगे उसको, जो इन्वॉल्वमेंट इनकी है, इन एसेट्स का यूज है, या रोल, हाँ, इन एसेट्स का, बिल्डिंग और कार का, जो इन 5 साल के प्रॉफिट्स में जिस प्रोपोर्शन में रोल है इनका, इनकी हेल्प है, इनका कंट्रीब्यूशन है. द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे याद नहीं आ रही थी, वर्ड याद नहीं आ रहा था, कंट्रीब्यूशन है इस बिल्डिंग का, इस कार का, इन रेश इन प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में, जो कंट्रीब्यूशन जिस प्रपोर्शन में है, उसी प्रपोर्शन में खर्चे जाने चाहिए. That the proportion is the word important word here. The proportion is the word important here.
सर जिस प्रपोर्शन में इनका बेनिफिट जा रहा है इन द रेवेन्यूज ऑफ दोज ईयर्स, उसी प्रपोर्शन में इनके खर्चे भी जाने चाहिए। अब मुझे बोलो, अब मुझे बोलो कि बिल्डिंग का फायदा क्या होगा? सर बिल्डिंग है, मैं सपोज कोचिंग सेंटर है मेरा, तो मैंने क्या किया, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बिल्डिंग खरीदी क्योंकि बच्चों को आना है पढ़ने। तो उस बिल्डिंग, अब मेरे पास पहले साल भी बच्चे आ रहे हैं, दूसरे साल भी बच्चे होंगे, तीसरे साल भी बच्चे होंगे, चौथे साल भी बच्चे होंगे, पांचवें साल भी बच्चे होंगे। अब मुझे बता दो कि उनको जो मैं पढ़ाऊंगा इस बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग के फायदे क्या है? सर एक साल भी अगर 30 बच्चों की कैपेसिटी है, तो पहले साल भी 30 बच्चे आ सकते हैं इसमें, दूसरे साल भी हो सकते हैं, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, इस यहाँ पे इतने बच्चे आ सकते हैं। तो इसका फायदा जो बिल्डिंग का है वो इक्वल है। वेरी गुड। हाँ सर, ये तो समझ आया। इस बिल्डिंग का जो यूज, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज कमाने में, वो इक्वल है। हाँ सर, इसके बेनिफिट्स इक्वल है, इस बिल्डिंग के जो बेनिफिट्स है वो भी इक्वल है। हर साल यही होगा कि बच्चों को, इतने बच्चों को एकोमोडेट करेगा। फिर वो नॉर्मल कैपेसिटी, एब्नॉर्मल कैपेसिटी अलग बात आ गई है। बट मैं बोलता हूँ कि अभी तो इतना ही है ना कि हर साल तो बेनिफिट्स इसके बराबर होंगे कि बिल्डिंग ये काम देगी, तो एक्सपेंस भी कितने जाने चाहिए? सर एक्सपेंस भी इक्वल जाने चाहिए। तो अब मुझे बता दो, अब एसएलएम से आपको पता चला, सर एसएलएम से जो डेप्रिसिएशन है, पहले साल 1 लाख होता है, अगले साल भी 1 लाख बराबर होता है। और डब्ल्यूडी में पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, फिर कम होती है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, तो डब्ल्यूडी में डेप्रिसिएशन कम होता है। तो आप बोलते हो कि सर बिल्डिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो लगनी चाहिए एसएलएम बेसिस पे। वेरी गुड। हाँ सर, क्योंकि बेनिफिट्स इक्वल ही है और एक्सपेंसेस भी इक्वल ही जाने चाहिए। वेरी गुड। अब मैं कार की एग्जांपल लेता हूं। अब मेरा क्या है, मैं घर से आता हूं, ट्यूशन सेंटर मैंने लिया है सपोज श्रीनगर में, और मैं रहता हूं बारामूला में। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं ना गाड़ी भी अपनी लेता हूं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने अपनी गाड़ी भी ली है, 5 लाख की गाड़ी ली है। तो अब मुझे बताओ गाड़ी का रोल क्या रहेगा? सर गाड़ी का फायदा भी बराबर है। कैसे? सर ये गाड़ी आपको फायदा क्या देगी बिजनेस के लिए? ये आपको पहले साल भी ऑफिस पहुंचा देगी, और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दूसरे साल भी यही काम करेगी। सर इसका फायदा भी तो आपके रेवेन्यू, जिस तरह से आपकी बिल्डिंग का फायदा बराबर हो गया, इस तरह से सर आपकी गाड़ी का रोल भी तो बराबर हुआ, क्योंकि हर साल इसका काम यही होगा, आपको घर से ऑफिस पहुंचा देना, ऑफिस से घर पहुंचा देना। तो आप बोलोगे सर जो गाड़ी है, आप जो गाड़ी है, इसका फायदा भी बराबर आ रहा है। ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ सर, इसका फायदा भी तो बराबर मोर और लेस वही है कि आपको घर से ऑफिस पहुंचाती है, ऑफिस से घर पहुंचाती है। और सर फिर हमारा ये फील आता है, इसके जो खर्चे हैं, इसको जो खर्चे हैं वो भी इक्वल रेशो में जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड बोला? सर इसके, इसका जो रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो इसका जो खर्चा है, मैंने वर्ड किया खर्चा, इसका जो खर्चा है वो भी इक्वल रेशो में जाना चाहिए, वो भी इक्वल रेशो में जाना चाहिए। तो क्या इसकी डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगेगी कि डब्ल्यूडीबी से लगेगी? सर हमारा फील आ रहा ना कि एसएलएम लगना चाहिए, क्योंकि सर इक्वल, इक्वल बेनिफिट, इक्वल एक्सपेंसेस, यही फील आ रहा है आपका? बता दो, अगर आपका कोई और फील आ रहा है तो बता दो, अगर एसएलएम आ रहा है वो भी बता दो। गाड़ी बिल्डिंग का तो हो गया, तो यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था खर्चे, बिल्डिंग को लेके जो खर्चे हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इक्वल है। कार को लेके जो खर्चे हैं वो इक्वल होने चाहिए, और क्योंकि कार का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है, काम बिल्कुल सेम है दोनों का, फायदे बराबर है तो खर्चे भी बराबर जाते हैं। अब बिल्डिंग का खर्चा तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है, बिल्डिंग का दूसरा खर्चा भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है। बट बिल्डिंग में ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस उतना फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से क्या करना पड़ा, आज मैंने नई बिल्डिंग खरीदी, और तो शुरू थोड़ा आसान खरीदेगी, चलो तुम तो वर्चुअली पढ़ रहे हो, तो बच्चे थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो पेंट वेंट उधर जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा हर साल पेंट कराना पड़ेगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेंट भी जितना इस साल होगा उतना अगले साल भी होगा। बट गाड़ी में जो है ना, गाड़ी में प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्तों। गाड़ी में क्या होता है मेरे दोस्तों,
पहले साल तो गाड़ी चक्कास है, मारुति वाले भी तीन सर्विसेज फ्री देते हैं, तो सर्विस का कोई पैसा लगता नहीं है, और टायर वायर भी सब मस्त चलते हैं, तो पहले साल तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे गाड़ी का कोई खर्चा होता नहीं है। गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कोई खर्चा पहले साल ऑलमोस्ट नील होता है। सेकंड ईयर में सर्विस फी लगी, बीच में पंक्चर भी हो गया, तीसरे साल में फिर ब्रेक शू भी चेंज करने पड़े, मेजर सर्विस करनी पड़ी, और पता चला कि पंक्चर भी 5 हो गए। चौथे साल में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। पांचवें साल में तो हर तीसरे दिन कहाँ होती है गाड़ी, गाड़ी वर्कशॉप होती है। तो गाड़ी में गाड़ी के जहां तक बात है, इसके जो खर्चे हैं पहले साल कम होते हैं, दूसरे साल ज्यादा होते हैं, तीसरे साल उससे ज्यादा है, चौथे साल उससे ज्यादा होता है। तो गाड़ी के खर्चे जो है वो पहले साल कम होते हैं, दूसरे साल ज्यादा होते हैं, तीसरे साल है। तो यहाँ पे जो है SLM मेथड अगर करेंगे तो जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू द रेवेन्यूज होगा वो गलत होगा। तो गाड़ी में सर SLM मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे WDV लगाएगा, क्योंकि पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, खर्चे कम हो जाएंगे और इक्वल एलोकेशन हो जाएगा। अब मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर मैं अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लेता हूं मेरे दोस्तों, ये मैं ईयर लेता हूं, और ये मैं एक्सपेंस लेता हूं, ठीक है। तो गाड़ी का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है पहले साल इतना होता है, कार का, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है और ये टाइम है और एक कार है। पहले साल इतने रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं, अगले साल सर अगले साल इतना होता है, उसके अगले साल सर उसके अगले साल इतना होता है। उसके अगले साल कितना होता है, उसके अगले साल कितना होता है। तो सर जो खर्चे हैं ना इसमें, वो इस रेशो में जा रहे हैं। तो अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे जानी चाहिए। सर डेप्रिसिएशन ना पहले साल फिर ज्यादा लगनी चाहिए, सर डेप्रिसिएशन पहले साल ज्यादा लगनी चाहिए, दूसरे साल उससे कम लगनी चाहिए, तीसरे साल सर उससे कम लगनी चाहिए, चौथे साल सर उससे कम होना चाहिए, पांचवें साल उससे कम होना चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, पहले साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी, ठीक है दोस्तों, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी, R&M कम लगेगा। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हो जाएगा और रिपेयर मटेगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे जो खर्चे हैं, इस तरीके से अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो आपके खर्चे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे, वो इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे। तो आपके फायदे जो थे वो इक्वल प्रोपोर्शन में थे। तो अगर आप ये मेथड लगाओगे, जहां पे क्या होगा, आपके डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी पहले साल और रिपेयर मेंटेनेंस कम लगेगा, तो वो ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले साल की डेप्रिसिएशन सपोज 1.2 लाख लगी और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 0.2 लाख लगा, कितना लगा 1.4 लाख। दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगी 1 लाख की और रिपेयर एंड मेंटेनेंस बजे 0.4 लाख है, कितना हो गया 1.4 लाख। तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगी 80,000 की और ये बड़े 60,000 के, कितना हुआ 1.4 लाख। इस तरह से ये सपोज 60,000 का, ये 80,000 का, टोटल कितना हुआ 1.4। तो ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ,
सर डेप्रिसिएशन के खर्चे भी क्या हो गए, बराबर लगे। अगर डेप्रिसिएशन मतलब ओवरऑल जो कार के खर्चे हैं वो बराबर हो गए। बेनिफिट्स आप मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट बेनिफिट सेम है, तो खर्चे क्या हो जाएंगे, सिस्टमेटिकली एलोकेट हो जाएंगे। ये है मेथड, मतलब सिस्टमेटिक एलोकेशन का। आपको देखना है कि इस एसेट के एक्सपेंसेस किस रेशो में जाने चाहिए, किस रेशो में जाने, इस रेशो में बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स इक्वल थे यहाँ पे कार के, तो एक्सपेंस भी उसे जाते हैं। और जहां तक बिल्डिंग की बात ही, डेप्रिसिएशन 1 लाख 8 लाख और खर्चे कितने सर, 30,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 30,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 30,000 का रिपेयर, क्योंकि उसमें ऐसा ज्यादा वियर एंड टियर तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है ना कि चौथे साल बाद बिल्डिंग गिरने लगी, स्टार्ट हो गई, बिल्डिंग में ज्यादा चेंज नहीं आते। मैं अभी जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ये 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर साल थोड़ा सा व्हाइट वॉश ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो बिल्डिंग में भी स्ट्रेट लाइन पे जाएगा और बेनिफिट भी स्ट्रेट लाइन पे है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टमेटिक एलोकेशन। तो हमें यही सीखना पड़ेगा, हमारे जो दूसरे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम यही चीज सीखेंगे कि ये सिस्टमेटिकली एलोकेट हम कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन को, और ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, कल से लेक्चर में आपको कुछ एडिशनल चीजें बता दूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, कौन सा एज लगता है, और बहुत सारे मेथड्स जो है वो हम करेंगे, और इंशाल्लाह 3 लेक्चर में हमारा ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज मैं आपको बेस दे दूं। तो रिकॉल करेंगे, हमने जब स्टार्ट की थी अकाउंटिंग, हमने बोला था सिर्फ जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उनको पीएनएल में लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में रखते हैं। तो क्या हमेशा बैलेंस शीट में रहेंगे? नहीं सर, उनमें से कुछ एसेट्स है जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, जिनकी वैल्यू कम होती है, तो हम हर साल में जितना भी उनका वैल्यू कम होता है उसको पीएनएल में लेंगे। कैसे लेंगे? सिस्टमेटिक एलोकेट करेंगे और उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके लिए हमें डेप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसका रेजिडुअल वैल्यू पता होना चाहिए, यूजफुल लाइफ पता होनी चाहिए, और डेप्रिसिएबल अमाउंट पता चलेगा, उसको डेप्रिसिएशन करेंगे। सिस्टमेटिक मेथड एसएलएम, डब्ल्यूडीबी या कोई भी और बेस्ट मेथड होगा, उस तरीके से हम उसको डेप्रिसिएट करके और डेप्रिसिएशन को फिर हम पीएनएल में लेते हैं। और कैसे लेते हैं एक्सपेंस? एसेट को हमने कम करना होता है तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करते हैं तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, टू कार अकाउंट, सपोज 1.2 लाख का मैंने लगा दिया, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जैसे प्लांट वो था, बिल्डिंग था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्डिंग 1 लाख। अब मेरी बैलेंस शीट में कार कितनी की आएगी? 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन 1.2 लाख, तो कार मेरी आएगी 3.8 लाख की बैलेंस शीट में, इसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी। और बिल्डिंग मेरी आएगी 9 लाख की, तो बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी 9 लाख है। एक दूसरा तरीका होता है प्रोविजन क्रिएट करना, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। वो सारी चीजें हम कल के लेक्चर में करेंगे, तो कल का लेक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आज आपको 2-3 ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स पता चले होंगे। तो कैसा लगा आपको मुझे बता देना। और आपका अगर कोई भी दोस्त है वो सीए फाउंडेशन करना चाहता है और उसके पास या तो मतलब वो फी नहीं कहीं पे कर सकता है, स्पेशली अभी मैं जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई भी दोस्त होगा जो फी नहीं करना, प्लीज उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर, तो वो भी इक्वली बेनिफिट होगा। प्लान है कि आपको सब क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि मैं काइंड ऑफ यशवराज कैसे पर जाड़ वाले ना, जो भी ब्यूटीफुल कंसेप्ट मैंने अपने पूरे इस करिकुलम में समझे हैं, द आइडिया इज, द मिशन इज टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स। आपको इधर उधर जाने की जरूरत पड़ी, आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने घरों में मिलेगी, आप घर बैठ के मिलेगी, और पूरी गाइडेंस। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। आपको ब्यूटीफुल, मतलब आपको इतना मजा आएगा पूरे बैच में, और आपको वो लोनलीनेस फील नहीं आएगा। आजकल पेन ड्राइव का जमाना भी होता है, बट कब वो कमर्शलाइज इतना होता है कि क्या पता क्यूरीज का रेस्पॉन्स करते भी नहीं। यहाँ पे आपको पूरा लाइवलीहुड फील आता है कि आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात कर रहे हो। तो अगर आपको कोई भी और दोस्त है, प्लीज उन तक भी ये मैसेज पहुंचा दो। और मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसा नहीं फील होना चाहिए मैं किसी को बता दूंगा तो वो पास हो जाएगा, मैं नहीं हो जाएगा, सब पास हो जाएंगे। आप किसी का भला सोचो, ऊपर वाला आपका भला सोच लेगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और कल डायरेक्टली मैं बुक से पढ़ा दूंगा, तो कुछ चीजें जो होगी वो वहां पे कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।